केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। भारत और कनाडा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की महत्वपूर्ण बैठक के बाद एक बड़ा यूरेनियम समझौता हुआ है, जिसके तहत कनाडा भारत को लंबे समय तक यूरेनियम की निरंतर आपूर्ति देगा। इसका उद्देश्य भारत की न्यूक्लियर ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना और भविष्य में स्थिर, स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराना है। दोनों देशों ने इस अवसर पर द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने का फैसला किया है, जिसने वॉर और डिफेंस सेक्टर के अलावा डिफेंस, ऊर्जा, व्यापार, महत्वपूर्ण खनिज और तकनीक जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग शामिल है। साथ ही द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 2030 तक $50 अरब तक ले जाने और पूरे वर्ष 2026 तक एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सीपा को अंतिम रूप देने की योजना पर भी सहमति बनी है। इस नए समझौते से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति में निरंतरता मिलेगी और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूती मिलेगी। अफगानिस्तान, जिसे तालिबान सरकार नियंत्रित करती है, ने पाकिस्तान के रावलपिंडी स्थित नूर खान एयरबेस पर हवाई हमला किया और इसकी पुष्टि तालिबान के एक मंत्री ने करते हुए कहा है कि उन्होंने ड्यूरन लाइन पर रखा गया सीमा रेखा पार कर कार्रवाई की थी। वहीं पाकिस्तान का दावा है कि ऑपरेशन गजब लिल हक में अब तक लगभग 400 से अधिक अफगान या तालिबान प्रतिबद्ध जवानों को मार गिराया गया है और कई चौकियां नष्ट की गई हैं। इस संघर्ष के कारण दोनों पक्ष भारी नुकसान के दावे कर रहे हैं और सीमा पर गोलीबारी तथा हवाई हमलों के परिणाम स्वरूप हालात और तनावपूर्ण बने हुए हैं, जिससे क्षेत्र में युद्ध की आशंका बढ़ रही है। पाकिस्तान का कहना है कि ये कार्यवाही उसके खिलाफ ड्यूरन लाइन के पार से हुई आक्रमण का जवाब है, जबकि तालिबान इसे प्रत्युत्तर हमला बता रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर संयुक्त राज्य और उसके सहयोगियों द्वारा चलाए जा रहे सैन्य अभियान को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अब तक सबसे बड़ा हमला शुरू कर दिया गया है, लेकिन उन्होंने संकेत दिया कि उन्होंने अपनी पूरी ताकत से अभी हमला नहीं किया है और आगे भी मजबूत कार्रवाई संभव है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है और वो इसे उपयोग करने को तैयार हैं। अगर जरूरत पड़ी तो और भी व्यापक हमले किए जा सकते हैं। इस बयान के साथ उन्होंने ईरान को किसी भी तरह की जवाबी कार्रवाई से पहले सोचने की चेतावनी भी दी है, क्योंकि तानाशाह शासन और इसके कार्यक्रमों को समाप्त करने के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध है। समाचार रिपोर्टों के अनुसार ईरान में सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद सत्ता के बदलाव को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। ईरान के संवैधानिक नियमों के अनुसार अगले सुप्रीम लीडर का चुनाव 88 सदस्यों वाली असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स यानी विशेषज्ञ सभा करेगी, जो वरिष्ठ शिया मौलवियों का एक निर्वाचित निकाय है। इस बीच खामेनेई के बेटे मोजद्दा खामेनेई का नाम एक संभावित उम्मीदवार के रूप में चर्चा में है और कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि वो पिछले कुछ समय से नेतृत्व के करीब हैं और सत्ता संभालने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन संविधान के तहत स्थायी सुप्रीम लीडर का चयन इस 88 मौलवियों वाली संस्था द्वारा किया जाएगा और ये मानना संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि अंतिम निर्णय वंशानुक्रम यानी बेटे को सीधे अगला नेता बनाना के आधार पर नहीं, बल्कि धार्मिक और राजनीतिक मानदंडों के आधार पर लिया जाएगा। फाल्गुन मास की पूर्णिमा और होली के शुभ अवसर पर पूरे भारत में होलिका दहन का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। मध्य प्रदेश के महाकालेश्वर टेम्पल में सबसे पहले होलिका दहन हुआ, जहां भक्तों ने भगवान महाकाल का विशेष श्रृंगार कर प्रार्थना की तथा मंदिर में गुलाल से होली खेली गई, जो यहां की परंपरा के अनुसार होली की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस वर्ष विवादित स्थलों पर होलिका दहन न होने का सख्त निर्देश दिया और त्योहार के दौरान सामाजिक शांति बनाए रखने के लिए पुलिस थानों का निरीक्षण करने तथा उचित सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा। देश के कई हिस्सों में अलग अलग समुदायों द्वारा होलिका दहन के साथ स्थानीय परंपराएं और रचनात्मक पद्धतियां भी देखने को मिली। जैसे कुछ स्थानों पर सामाजिक संदेश देने वाले थीम पर होलिका प्रतिमा बनाई गई, जैसे लव जिहाद और आतंकवाद विषय, और उसे जलाया गया। होलिका दहन का पर्व परंपरागत रूप से बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और इसके पश्चात दूसरे दिन रंगों वाली होली धूमधाम से खेली जाती है, जिससे पूरे माहौल में खुशियां और भाईचारा फैलता है। भारत रूस से 5 नए S-400 सुदर्शन एयर डिफेंस सिस्टम स्क्वाड्रन खरीदने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है, जिसे जल्द ही आधिकारिक मंजूरी के लिए प्रस्तावित किया जाएगा। ये अत्याधुनिक सतह से वायु रक्षा प्रणाली लंबी दूरी पर दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और ड्रोन को ट्रैक व नष्ट कर सकती है और भारतीय रक्षा विशेषज्ञ इसे गेम चेंजर मानते हैं, क्योंकि वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसकी उच्च क्षमता दिखाई थी। ये प्रणाली पाकिस्तान और चीन के स्थलों की निगरानी व सुरक्षा के लिए पाकिस्तान चीन सीमा पर तैनात की जाएगी, जिससे देश की वायु सुरक्षा और सुदृढ़ होगी। भारत ने रूस के साथ 2018 में मूल सौदा किया था और अब उसके बचते हुए S-400 यूनिट्स के अलावा नए स्क्वाड्रन जोड़ने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट कहा है कि अगर किसी अदालत ने किसी मामले में ऐसे फैसलों का हवाला दिया है जो वास्तव में मौजूद ही नहीं है और जो सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI द्वारा जनरेट किए गए हैं, तो उस पर फैसला लेना बिल्कुल गलत है और इसे महज गलती नहीं बल्कि न्यायिक कदाचार मिसकंडक्ट माना जाएगा। शीर्ष अदालत ने ये रुख एक ऐसे मामले में अपनाया जहां एक निचली अदालत ने मुकदमे में AI जनरेटेड एग्जिस्ट न होने वाले निर्णयों का हवाला देकर आदेश पारित किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को अदालत की प्रक्रिया की सच्चाई और विश्वास को प्रभावित करने वाला बताया और अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल व बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर इस पर विचार करने को कहा है, ताकि भविष्य में ऐसे AI उत्पन्न फर्जी फैसलों के उपयोग से निपटने का तरीका तय किया जा सके। नागपुर के राहुल गांव में विस्फोटक बनाने वाली SPL एनर्जी लिमिटेड की फैक्ट्री में रविवार सुबह हुए जोरदार ब्लास्ट में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है, जब 2 और घायल इलाज के दौरान दम तोड़ दिए। ये धमाका कंपनी के डेटोनेटर पैकिंग यूनिट में हुआ था, जिसमें 23 अन्य श्रमिक गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में 21 डायरेक्टर्स और शेयरधारकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 105 यानी कल्पेबल होमिसाइड के तहत मामला दर्ज किया है और 9 डायरेक्टर्स को गिरफ्तार भी कर लिया है। अधिकारियों ने बताया कि मृतकों की पहचान मुश्किल होने के कारण परिवारों से DNA नमूने लिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस घटना की गहन जांच के आदेश दिए हैं और प्रभावित परिवारों की मदद करने तथा भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा मानकों की समीक्षा करने का भरोसा दिलाया है। थलपति विजय की पत्नी संगीता स्वर्णलिंगम ने शादी के 25-27 साल बाद उनसे तलाक की याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने विजय पर एक अभिनेत्री के साथ अवैध या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप का आरोप लगाया है और उनकी वैवाहिक जिंदगी में मानसिक क्रूरता जैसी बातों का जिक्र किया गया है। इस बीच सोशल मीडिया पर उनके बड़े बेटे जेसन संजय ने उन्हें इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया, जिससे परिवार में तनाव की चर्चा और तेज हुई है। तलाक की खबरों के बीच विजय ने अपने व्यक्तिगत विवाद पर फिलहाल कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने अपने फॉलोअर्स और छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए शांति और सकारात्मकता पर जोर दिया है, जिससे ये संकेत मिलता है कि वे अपने निजी मामले पर चुप्पी बनाए रखना चाहते हैं। विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी के बाद अब दोनों 4 मार्च 2026 को हैदराबाद, भारत में एक ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन पार्टी देने वाले हैं, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ कई सेलिब्रिटीज और VVIP गेस्ट शामिल होने की उम्मीद है। ये रिसेप्शन विरोश नाम से मशहूर जोड़े की शादी का हिस्सा है और इसे बहुत बड़े और ध्यानाकर्षण कार्यक्रम के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि सुरक्षा कारणों और भारी फैंस की भीड़ को देखते हुए हैदराबाद पुलिस की सलाह पर केवल वैध इन्विटेशन कार्डधारी मेहमानों को ही एंट्री दी जाएगी, यानी बिना वैलिड कार्ड के किसी भी व्यक्ति को कार्यक्रम में प्रवेश नहीं मिलेगा। इस सख्त व्यवस्था का मकसद सार्वजनिक सुरक्षा, ट्रैफिक नियंत्रण और समारोह को शांतिपूर्ण बनाना बताया गया है। इसके अलावा रिसेप्शन में फिल्म जगत और राजनीतिक क्षेत्र के नामी हस्तियों समेत उच्च स्तरीय मेहमानों के शामिल होने की संभावना है, जिससे ये पार्टी काफी स्टार स्टड और यादगार होगी। कोची में मंजूर मेल बॉयज के निर्देशक चिदम्बरम एस पोडवाल के खिलाफ यौन उत्पीड़न यानी सेक्सुअल असॉल्ट या हरासमेंट का मामला दर्ज किया गया है। एर्नाकुलम साउथ पुलिस ने एक महिला की शिकायत के आधार पर रविवार को ये मामला दर्ज किया, जिसमें आरोप है कि 2022 में कोची के एलमकुलम स्थित एक महिला के फ्लैट में कथित तौर पर बिना अनुमति प्रवेश कर उन्हें अनुचित तरीके से छेड़ा गया और शारीरिक कार्य किया गया। पुलिस ने शिकायतकर्ता का बयान रिकॉर्ड कर सेक्शंस 74 यानी महिला की गरिमा के उल्लंघन का प्रयास और 75 यानी यौन उत्पीड़न के तहत मामला दर्ज किया है और फिलहाल विस्तृत जांच जारी है। पुलिस ने बताया है कि उसे पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस बीच निर्देशक ने अभी तक आरोपों पर सार्वजनिक रूप से बयान नहीं दिया है। इंटर मियामी ने 2026 मेजर लीग सॉकर के एक रोमांचक मैच में लियोनेल मेसी के 2 गोल की मदद से ऑरलैंडो सिटी के खिलाफ जबरदस्त कमबैक किया और 4-2 से जीत हासिल की। मैच में पहले ऑरलैंडो सिटी ने मार्को पासालिक और मार्टिन ओजेदा के गोल से पहले हाफ में 2-0 की बढ़त ले ली थी, लेकिन इंटर मियामी ने दूसरे हाफ में जोरदार वापसी की। मटेओ सिल्वट्टी ने 49वें मिनट में पहला गोल किया, उसके बाद मेसी ने 57वें मिनट में बराबरी का गोल दागा। टेलास्को सेगोविया ने 85 मिनट में टीम को आगे किया और मेसी ने 90वीं मिनट में फ्री किक से दूसरा गोल कर जीत सुनिश्चित की। ये इंटर मियामी की ऑरलैंडो में पहली जीत थी, क्योंकि इससे पहले टीम ने 9 बार वहां जीत नहीं पाई थी। अंत में मौसम। भारत के विभिन्न राज्यों में मौसम विविध रहेगा, जहां पूर्वोत्तर और कुछ पूर्वी राज्यों में मध्यम से भारी बारिश तथा आंधी की चेतावनी है, जबकि उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों में तापमान में 3-4 डिग्री की बढ़ोतरी और गर्मी बढ़ेगी। सिक्किम, असम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश तथा गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान 2-3 डिग्री गिर सकता है और हल्की वर्षा या धूल भरी हवाएं चलेंगी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश ऐसे राज्यों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहेगा। तेज धूप और शुष्क मौसम प्रमुख होगा, जबकि हिमाचल के कुछ जिलों जैसे ऊना, शिमला में तापमान बढ़ेगा, लेकिन मनाली में ठंड बरकरार रहेगी। इसी के साथ KVP न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।